Okay, so this question says that a one-dimensional array. First of all, we need to understand in this question that there is a one-dimensional array. What is an array? I discussed in the class that an array is a list of identical items, right? And that is a one-dimension array. You can say that it is a list of items that has identical data types. Just say, for example, if I'm referring to any list, that can be like स्टूडेंट नेम्स. इफ इट इज स्टूडेंट नेम दैट मीन्स दैट उस लिस्ट के अंदर सिर्फ वो स्टूडेंट नेम्स ही होंगे. अगर स्टूडेंट मार्क्स की बात हो रही है तो उस लिस्ट के अंदर आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट मार्क्स ही होंगे. तो आपके पास एक वन डायमेंशनल एरे है. यू हैव अ वन डायमेंशनल एरे एंड द नेम ऑफ दैट वन डायमेंशनल एरे इज स्टूडेंट नेम. ये मेरे पास एरे है. अच्छा, अब आपके पास जो है इस एरे के अंदर कौन सी चीजें जो है वो है. इट मीन्स दैट इट सेज दैट इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. मेरे पास एक वन डायमेंशनल एरे. पॉइंट नंबर वन. सेकंड पॉइंट इज दैट इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास के. हमारी क्लास के अंदर कितने सारे जो है वो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं. Now, the second thing it says that the two-dimensional array. Okay, so there is we have another array. अब हमारे पास दो किस्म की एरे होती है. आई हैव अ वन डायमेंशनल एरे एंड आई हैव टू डायमेंशनल एरे. दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि अगर आप सिर्फ वन डायमेंशनल एरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वन डायमेंशनल एरे मीन्स दैट यू आर ओनली फोकसिंग ऑन लिस्ट एंड आइटम्स ऑफ वन कैटेगरी. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू अ सुपर मार्ट और वहाँ पे आप किसी भी एक सेक्शन से आप परचेजिंग करते हैं. तो एक सेक्शन से अगर आप परचेजिंग करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक जो है वो बिल जनरेट होता है. फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग सेक्शन से. वेरस अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको जो है मल्टीपल सेक्शन से जो है अपनी परचेजिंग करनी है और आपको जो है उनको रॉज एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई करो कि इस एरिया में से मैंने इस रॉ में से इस कॉलम में से ये चीज़ परचेज की जो कि मेरे पास इतने जो है वो प्राइसिंग की थी. तो जब मेरे पास एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ या सूटेबिलिटीज़ आ जाती हैं तो मैं टू डायमेंशनल एरेज यूज़ करता हूँ. एंड आई होप के आई जस्ट मुझे ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को एरे का एक स्ट्रक्चर शेयर करने के लिए. मेरे पास जो सिंगल डायमेंशनल एरे होती है मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ. सिंगल डायमेंशनल एरे में हमारे पास सिर्फ हमारे एलिमेंट्स होते हैं और हमारे इंडेक्स होता है. और अगर मेरे पास टू डायमेंशनल एरे है तो दैट इज डिवाइडेड अमंग दी रॉज एंड कॉलम. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ राइट हेयर. यस. ओके, सो राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज अ वन डायमेंशनल एरे. जस्ट फॉर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट यू कैन सी के यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर दिया हुआ है और इंडेक्स नंबर के साथ एलिमेंट है. जीरो पे वैल्यू है 27, वन पे 19, टू पे 36. ये जो इंडेक्स वैल्यूज हैं ये सारी यूनिक है. तो आपके पास एक एरे के अंदर एक अपर बाउंड होता है जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो आपके पास लोएस्ट बाउंड होता है वो आपका सबसे लास्ट एलिमेंट होता है. इसी तरह से आप लोगों के सामने ये रही एक टू डायमेंशनल एरे. और टू डायमेंशनल एरेज के अंदर यू हैव रॉस. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास रॉस है, यहाँ पे आपके पास कॉलम्स हैं और यहाँ पे आपके पास जो है सारे टेबल्स की मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं. मतलब यू कैन पिक आउट इजीली फ्रॉम दिस के इस रॉ या इस कॉलम में से मुझे इस वैल्यू को लेना है. सो दिस वाज जस्ट क्विक रिकैप ऑफ अ वन डी एंड टू डी एरे. तो अभी तक हमें हमारे जो क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट पता हो जानी चाहिए. अच्छा, एक चीज़ याद रखो कि जैसे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों ने इसी तरह से इस क्वेश्चन को अपने पास भी सॉल्व करना है. मतलब जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने स्टार्ट किया द वन डी एरे. वन डी एरे क्या है, मैंने वन डी एरे के कॉन्सेप्ट को कॉल किया. फिर मैंने देखा कि वन डी एरे जो है उसका नाम क्या है, मेरे पास स्टूडेंट नेम है, मैंने अलग से लिख लिया यहाँ पे. स्टूडेंट नेम के अंदर बेटा क्या आ रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. फिर आगे आपसे बोलता है कि हम मेरे पास एक टू डी एरे है. टू डी एरे के अंदर बेटा अब आपको क्या कह रहे हैं, टू डी एरे का आपके पास जो नाम इसने मुझे दिया है दैट इज स्टूडेंट
मार्क, राइट। और स्टूडेंट मार्क के अंदर बेटा आपके पास क्या होगा? इट इज गोइंग टू कंटेन दी मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट एंड फॉर ईच स्टूडेंट। अब हमारे पास यहाँ तक जो है दो एरेज जो है डिक्लेयर हुए हैं। एक 1D एरे स्टूडेंट नेम के नाम से जिसके अंदर नेम ऑफ स्टूडेंट्स है ना क्लास। बेटा जो 2D एरे है वो स्टूडेंट मार्क्स उसका नाम है, लेकिन 2D एरे के अंदर आपके पास मार्क्स हैं हर एक सब्जेक्ट के और हर एक स्टूडेंट के। मकसद ये कि एक स्टूडेंट है उसके दो या तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि 2D एरे है तो वो दो या दो से ज़्यादा कैटेगरीज के ऊपर काम करेगा, जैसे मैंने अभी सुपरमार्केट वाली एग्जांपल दी थी। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। Okay, let's discuss it ahead. The position of the each student's data in two array is same. The position of each student data in two arrays is same, which means कि अगर टू के ऊपर फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट है मोहम्मद, तो आपके पास सेकंड एरे में भी जो है उसका डेटा जो है वो सेम जगह पे होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट इन पोजीशन 10 इज स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट मार्क्स इज सेम। जैसे 10th के ऊपर अगर बेटा मेरे पास 1D एरे के अंदर यहाँ पे मोहम्मद मेंशन्ड है नाम, तो 2D एरे के अंदर उसके मार्क्स भी 10 के ऊपर जो है वो सेम है। अच्छा मोहम्मद, आपने क्वेश्चन पहले किया हुआ है या फर्स्ट टाइम कर रहे हो? सर ये वाला सर ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले सर किया हुआ है सर स्कूल में। मैंने इसका वो किया था, इतना डिटेल में अलबत्ता नहीं किया था, लेकिन इसको हमने डिस्कस जरूर किया था। ओके ओके। नाउ इट सेज दैट, अच्छा मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ इसी वजह से, ताकि जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको डिफिकल्टी होती है या कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम मार्क्स बेहतर तरह से या हम उसको जिस तरह से रिफाइन कर सकते हैं, तो आई होप दिस इज गोइंग टू बी वैल्यूएबल फॉर यू, क्योंकि हम अपनी क्लास के अंदर अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। हाशिर बेटा, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। एरे आपको पता है क्या है? नहीं सर। अभी ये मैंने बताया तो एरे क्या होती है। सर वो 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन। हाँ, लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट हैव आइडेंटिकल डेटा टाइप्स। जी जैसे को सर। आपके पास कोई भी लिस्ट है, अभी तो बताया आपको। सर वो जो रोज होती है और जी कॉलम्स जी में जी जी, नंबर वो लिखा। 2D है। और जो अभी मैंने आपको बताया लेक्चर के अंदर के, अगर कोई एक सिंपल लिस्ट है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी सुपरमार्ट पे जा रहे हो, आपको जो है आपकी मदर ने एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया हुआ है कि पहले ये सब ले आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे आइटम्स ले आओ, तो ये भी बेटा एरे है। बिल्कुल आसान कर दो चीज़ों को, ठीक है? समझ आया? सही सर। जी सर। बेटा अब आपसे कह रहा है यहाँ पर कि आपके पास क्या है? एक वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या है? क्लास साइज। अच्छा, कैन यू डिफाइन मी व्हाट इज अ वेरिएबल? सर वेरिएबल जो जो अल्फाबेट है वो वेरिएबल नहीं होगी जिस तरह बेटा मैथ्स में मोहम्मद, होता आप बताओ एक वेरिएबल क्या होता है? सर a variable stores data, and it can be the data stores in it can be constantly changed by assigning a new value. बेटा वेरिएबल आपके पास ये होता है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू, कोई भी प्लेस होल्डर आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल क्लास साइज, इट कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। क्लास साइज के अंदर आपके पास जितने भी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आपके जो है क्लास साइज के अंदर ऐड हो जाएंगे। मीन्स के फॉर एग्जांपल 20 30 40 50 जितने भी नंबर थे जो चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल की एक फंक्शनैलिटी और स्पेशलिटी यही है कि जो भी आपकी वैल्यू है वो बार बार आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मैं इस क्वेश्चन में सारे आपके कॉन्सेप्ट रिकैप भी करा रहा हूँ। अच्छा, एक वेरिएबल बेटा आपके पास ये हो गया। फिर दूसरा वेरिएबल आपके पास लिखा हुआ है सब्जेक्ट नंबर, राइट। सेकंड वेरिएबल बेटा आपके पास क्या है यहाँ पर? आपका सब्जेक्ट नंबर। और सब्जेक्ट नंबर के अंदर बेटा क्या आएगा? इट कंटेन्स द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इट कंटेन्स
द नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टडीड, कि किस बच्चे ने कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़े हैं। इसके बाद ऑल स्टूडेंट्स स्टडी द सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब ने सेम नंबर पढ़ा है सब्जेक्ट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने 4 सब्जेक्ट लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ छोड़ दूँ तो सब ने ही जो है वो 4 लिए, उसमें हमारे पास वेरिएबिलिटी नहीं है। अब ये मेरे पास आ गया पूरे क्वेश्चन का एक ड्राफ्ट, मैंने अपने राइट हैंड साइड पे भी बना लिया। मैं आप लोगों को भी सजेशन दूंगा कि जब भी आप कोई भी सूडो कोड का क्वेश्चन आप लोग कर रहे होते हैं तो आप लोग इस तरह से अपने पास एक ड्राफ्ट बना लीजिए ना राइट हैंड साइड पे, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्योंकि इस सवाल के वर्ड्स में अगर हम गुम हो जाएंगे तो हमारा टाइम चला जाएगा। अब इफ़ यू कैन जस्ट लुक एट द राइट हैंड साइड ऑफ माई स्क्रीन, तो मैंने ये पूरा जो है ना एक ड्राफ्ट बना लिया। अब मुझे पता है 1D एरे का नाम क्या है, उसके अंदर क्या है, 2D एरे का नाम क्या है, उसमें क्या है, मुझे मैं क्वेश्चन के अंदर जो है घूम नहीं हूँ। The third thing is that it says that the array and variables have already been set up and the data is stored. आपके पास जो बेटा एरे है और आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो पहले से सेटअप हुए हैं और डेटा उनमें स्टोर हुआ हुआ है। अच्छा, अब भाई डेटा आपके पास क्या स्टोर हुआ हुआ है? अब आपसे कहता है कि स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड अ ग्रेड बेस्ड ऑन देयर एवरेज मार्क्स। ठीक है सर। अब अगर सवाल में कहा गया है कि आपके जो एवरेज मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 है तो आप इसको क्या दे रहे हो? डिस्टिंक्शन। अगर बेटा आपके मार्क ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 है लेकिन 70 से कम है तो आप उसको क्या दे रहे हो? मेरिट। अगर आपके मार्क्स इक्वल टू 40 या लेस देन 55 है तो आप उसको क्या दे रहे हो? पास। अगर आपके मार्क्स 40 से कम है तो आप स्टूडेंट को क्या कर दो? फेल। ये आपके पास जो है सारी चार्ट्स की वैल्यूज भी आ गई कि आपने अपने प्रोग्राम के ऊपर काम कैसे करना। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। बेटा ये सारा जो भी डाटा है ये मैंने इस साइट पे जो है वो ऐड भी कर लिया कि आपके पास जो आपके एरेज हैं, आपके पास जो आपके वेरिएबल्स हैं, दीज आर ऑलरेडी सेटअप। इनके अंदर जो डाटा है वो भी आप लोगों के पास स्टोर्ड ऑलरेडी हुआ है और आप लोगों के पास ये आपकी सारी कंडीशंस भी आ गई। ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसकी क्या है कि आपको, एक काम करते हैं हम यहाँ पे जरा अब अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स भी लिख लेते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट बेटे इसकी क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कंबाइंड टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कंबाइंड टोटल मार्क फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इसका आपके पास जो है मकसद ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक दो तीन तीन स्टूडेंट्स हैं। इन तीन स्टूडेंट्स के बेटा तीन सब्जेक्ट्स हैं, राइट? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको इनके क्या निकालने? कंबाइंड टोटल मार्क्स, सबका टोटल निकालना है फॉर ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए, और फॉर ऑल ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस यस और सर। डू यू यस वांट सर, मी टू यस सर, रिपीट? समझ आ गई। क्योंकि एक सब्जेक्ट, एक मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट के 3 4 5 जो भी हो, जैसे आपके पास ये जो स्क्वायर है ये आपका स्टूडेंट है, फिर ये जो 3 एरोज हैं ये उसके जो है सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको क्या करना है बेटा? हर एक स्टूडेंट पिक करना है अपनी क्लास में से और उसके तीनों सब्जेक्ट्स को क्या करना है? आपने टोटल करना है। ये सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपसे कहता है कि ओके सर। कैलकुलेट द एवरेज मार्क फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स। अच्छा भाई, रिक्वायरमेंट नंबर 2 आप क्या कह रहे हो? आपकी ये रिक्वायरमेंट भी हम देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में आपसे कहता है कि अब आपको निकालना है बेटा
एवरेज मार्क फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स। हर एक स्टूडेंट के आप निकालोगे एवरेज मार्क्स और फिर उसको राउंड भी करोगे अपने होल नंबर के साथ। अब इसका क्या मतलब है भाई, मेरे पास जो है ये रहे मेरे तीनों स्टूडेंट्स, और फॉर फॉर एग्जांपल इनके जो हैं ये आ गए तीनों सब्जेक्ट्स। अब बेटा आपने क्या करना है, आपको एवरेज मार्क्स भी निकालने हैं। एवरेज मार्क्स किसके निकालने हैं, हर एक स्टूडेंट के, उनके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके। जैसे ये एक स्टूडेंट मैंने सिलेक्ट किया, इसके मैंने तीनों मार्क्स देखे क्या क्या हैं, इनका मैंने एवरेज निकाला। और एवरेज निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा टू योर होल नंबर। इस पॉइंट पे आप लोगों ने अभी परेशान नहीं होना है कि सर इसका कोड कैसे लिखेंगे क्या होगा। अभी आप सिर्फ सवाल की रिक्वायरमेंट को समझो। अगर आप सवाल की रिक्वायरमेंट समझ गए, कोड लिखना बहुत आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा भाई, सर ने पहली रिक्वायरमेंट समझा दी, दूसरी रिक्वायरमेंट समझा दी, अब तीसरी रिक्वायरमेंट में आपसे कहता है कि आपको करना है आउटपुट, आपको करना है प्रिंट। सर ये हमें क्यों करना है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, आपने अपना प्रोग्राम लिख लिया। अब प्रोग्राम लिखने के बाद जो जो आपके रिजल्ट्स हैं आप उनको आउटपुट भी तो करोगे। अच्छा तो बेटा सर हम आउटपुट क्या क्या करेंगे। आउटपुट करने के लिए उसने आपको कहा हुआ है कि भाई अब आप आउटपुट कराओ स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट के कंबाइंड टोटल मार्क्स क्या हैं, स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स क्या हैं, और स्टूडेंट का ग्रेड क्या है। और ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमने देख ली। और लास्ट में आपसे कहता है कि कैलकुलेट स्टोर एंड आउटपुट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस मेरिट्स पासेस एंड फेल्स फॉर द होल क्लास। ठीक है, ये आ गई हमारी चौथी रिक्वायरमेंट। चौथी रिक्वायरमेंट में वो आपसे कह रहे हैं कि आपको करना है, कैलकुलेट करोगे आप, स्टोर करोगे आप, और आप करोगे आउटपुट। क्या क्या करोगे भाई, सबसे पहले आप बताओगे कि आपकी कितनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस हैं, आपके कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरिट के हैं, आपके कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पासेस हैं, आपके कितने स्टूडेंट्स हैं वो फेल्स हैं फॉर द होल क्लास। मकसद मैंने अब अपने 4 बॉक्सेस बना लिए ना, तो जो स्टूडेंट मेरे पास जिसमें आएगा उसको मैं उस वाले बॉक्स के अंदर ऐड कराता जाऊंगा, और एंड में वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट। द क्वेश्चन सेज दैट यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड add comments to explain how your code works। ओके, यहाँ पे बेटा मुझे क्या यूज करना है, सूडो कोड या कोई भी प्रोग्राम कोड, लेकिन आपकी जो है वो फर्स्ट क्या है ऑब्लिगेशन, कि आपको जो है एक सूडो कोड यूज करना है। अच्छा भाई सूडो कोड तो यूज करना है, लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा आपको कमेंट्स भी लिखने हैं, कमेंट्स के भी बेटा मार्क्स हैं। और कमेंट्स में आपको क्या बताना है कि आपका जो कोड है वो किस तरह चल रहा है। एंड में आपसे क्या दे कहता है, यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द डाटा इन द एरे। इनिशियलाइज का क्या मतलब है, वैल्यू को जीरो से सेट करना, लेकिन एरे को जीरो से सेट आप नहीं करेंगे। ये भी उसने बता दिया है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल में अभी अभी हमने पढ़ा था, इसने यहाँ पे बोलता है सवाल में, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द एरे एंड द वेरिएबल्स हैव बीन सेट अप एंड द डेटा इज स्टोर्ड। हम इनिशियलाइज और जीरो सिर्फ तब करते हैं जब हम न्यू वैल्यू से स्टार्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें तो पहले से जो है सारी वैल्यूज एडेड है। अब यहाँ तक मैंने ये पूरा ड्राफ्ट बना लिया, अब आप लोग मुझे बताओ कि इस सवाल को समझने में आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम कंफ्यूजन। नो सर, समझ आ गया। बेटा हाशिर आप बताओ। जी सर। हाशिर आर यू श्योर। यस सर।
सर समझ आ गई, मगर जब वैल्यूज जब पता नहीं होगी तो निकालेंगे कैसे एवरेज और पर सब्जेक्ट के मार्क्स? बेटा अभी इसको सॉल्व करते हैं ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आपको बताते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है सर। ओके सो whenever वी आर वर्किंग विद सूडो कोड्स, सबसे पहला काम आप जो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर ये 15 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए, वो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी डिक्लेरेशन, जो जो स्टेप्स मैं परफॉर्म करता जा रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ। अब बेटा डिक्लेरेशन स्टार्ट करानी है तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन के अंदर ये देखूंगा कि मुझे जो है डिक्लेयर चीज़ें क्या क्या करानी है, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स सी, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास जो जो चीज़ डिक्लेयर होगी वो मेरे पास होनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हो, क्या क्या डिक्लेयर होगा इसमें? आई थिंक सबसे पहले तो हमारे पास डिक्लेयर हमें कराना चाहिए सर ये जो अरेज वगैरह डिस्टिंक्शन को। सर होंगे। हमारी डिस्ट्रिक्शन डिक्लेयर होगा, हमारा मेरिट डिक्लेयर होगा, हमारा पास डिक्लेयर होगा, हमारे पास जो फेल है बेटा ये डिक्लेयर होगा। डिक्लेयर होगा किससे, सवाल में दिया हुआ है 40 40 55, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये चारों चीज़ें हमारे पास डिक्लेयर होंगी किससे, इंटीजर से। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें और जो चीज़ें डिक्लेयर करनी है वो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेंशन है कि हमें क्या निकालना है, कंबाइंड टोटल मार्क्स। तो बेटा एक और चीज़ जो मैं डिक्लेयर करूँगा वो अपने पास क्या डिक्लेयर कराऊंगा कि हमारे पास कितने जो है वो टोटल मार्क्स जो हैं वो हमारे पास डिक्लेयर होंगे। हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारे क्वेश्चन की, कि मुझे क्या चाहिए, एवरेज मार्क्स। दूसरी चीज़ जो मैं डिक्लेयर कराऊंगा वो मेरी होगी एवरेज मार्क्स। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से कहा गया था कि आपके पास जो है 1D और 2D एरे के अंदर कि आपके पास सब्जेक्ट की भी एक काउंट होगी और आपके पास स्टूडेंट्स की भी एक काउंट होगी। जैसे मुझे अभी हाशिर ने बताया कि सर हमें तो इन्होंने कोई वैल्यू दी ही नहीं है, तो हम हमारे पास जब वैल्यू नहीं है तो हम इस प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेटा आपने प्रोग्राम बनाना ऐसे है कि वैल्यू आपके पास आपका यूजर एंटर करे, लेकिन आपका प्रोग्राम इस काबिल हो कि आप जो है वो इस टास्क को आप प्रोसेस कर सको। तो जैसा कि मैंने 2D और 1D एरे के अंदर बताया, तो आपके पास बेटा
दो चीज़ें और जो है वो डिक्लेयर होंगी। वो एक होगा कि आपके पास स्टूडेंट काउंटर आएगा। स्टूडेंट काउंटर हमारे पास है, तो स्टूडेंट काउंटर हमेशा से आपके पास कभी भी स्टूडेंट 0.5 1.5 नहीं हो सकता। मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट है, 2.5 स्टूडेंट नहीं हो सकते, राइट। तो आपके पास स्टूडेंट काउंटर हमेशा से इस तरह से होगा। अच्छा, स्टूडेंट काउंटर के अलावा अगर स्टूडेंट काउंटर है तो हमारे पास देखो सब्जेक्ट काउंटर भी होगा ना। तो एक स्टूडेंट काउंटर आ गया, दूसरी चीज़ मेरे पास आ गई। अच्छा, जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं कर देता हूँ सब्जेक्ट काउंटर, क्योंकि मेरे सवाल में लिखा हुआ था। ये आ गया मेरा सब्जेक्ट काउंटर, एवरेज टोटल। ओके। अच्छा बेटा, एक और चीज़ देखो इस सवाल के अंदर, कि उसने हमें जो ये डिस्टिंक्शन और मेरिट और ये सब है ना, इनकी भी उसने मुझे एक ऐसी वैल्यू दी हुई है जो मैं किसी के साथ इक्वल टू कर रहा हूँ। और जब जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई पाई की वैल्यू 3.14 है, तो वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। मैं बोलता हूँ कि एक साल के अंदर 365 डेज हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरे पास क्या हो गया, एक कांस्टेंट। तो अगर आपकी डिस्टिंक्शन 70 आई मार्क्स, तो आप क्या लोगे, डिस्टिंक्शन। अगर आपके मेरिट जो है वो 55 से ऊपर गया, तो आप क्या लोगे, डिस्टिंक्शन। अगर आपका बच्चा जो है वो 40 लाता है तो वो पास है। तो क्या ये सारी वैल्यूज मेरे पास कॉन्स्टेंट्स में आएंगी? बिल्कुल बेटा, ये सारी वैल्यूज भी मेरे पास कॉन्स्टेंट्स के अंदर आएंगी। तो यहां तक यू गाइस कैन सी कि मैंने जो कि स्टेप नंबर 1 क्या है इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले सवाल पढ़ो और उसका एक ड्राफ्ट बना लो, ड्राफ्ट एक खाका बना लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया। अब इसी के अंदर से मैंने अपनी सारी वैल्यूज भी निकाल ली कि कौन सी चीज़ किससे डिक्लेयर होगी। मतलब अभी तक आई होप मैं एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको बेस से पढ़ा रहा हूँ, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे पास एकदम से उठ के आ गई हो कि सर ये कहाँ से आया। सारी चीज़ें मैंने सवाल में से निकाली हैं। तो अब आप मुझे बताएं, यहाँ तक आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, समझ आ गया सर। बेटा हाशिर, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर डिक्लेयर का मतलब? बेटा डिक्लेयर का मतलब ये कि वैल्यू को बताना है कि आपकी वैल्यू की जो टाइप है वो क्या है। स्टूडेंट को मैं इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ, मतलब ये कि मेरे जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट 1 होता है। कभी ये सुना है कि मेरे पास 0.5 स्टूडेंट है, 1.5 स्टूडेंट है, ऐसा होता है? नहीं होता। ये डिक्लेरेशन होती है, आप अपने यूजर को बताते हो कि भाई काउंट जो है तुमने इतने में करना है, वंस में करना है। और फॉर सर जो एग्जाम्पल और सर किसी, जो जी और जी, जो और जो मार्क्स का काउंटर है वो भी 0 तक हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। बिल्कुल बेटा, ये सारी चीजें आपको सवाल बता रहा है, इंटीजर होगा वो। मैं डेटा टाइप्स का चार्ट भी आपसे शेयर करूंगा, वो आपको बताएगा इंटीजर है हमारे पास, बूलियन है, बूलियन हाँ मतलब ट्रू फॉल्स, हमारे पास स्ट्रिंग है, जैसे हाशिर, ये पूरा नाम पूरा तुम्हारा फादर नेम लास्ट नेम, ये एक वो है स्ट्रिंग। इसके अलावा आपके पास चार है, चार का मतलब ABCD। तो हम सबसे पहले सवाल के अंदर क्या करते हैं, डिक्लेरेशन। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? नो सर।